हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं पीसी मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर परीक्षाओं में आप किस चीज का एग्जाम देते हैं, जिस चीज का भी एग्जाम देते होंगे उस एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वो काल विभाजन से संबंधित प्रश्न होते हैं। वो काल विभाजन में हो सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का जो साहित्य है या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल ने उसको कितने भागों में बांटा है, और यदि बांटा है तो उनको क्या क्या नाम उन्होंने दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के समय को 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है आपका आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा नाम दिया है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और इसका जो समय सीमा है वो संवत 1050 से 1350 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। वैसे तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे कवि हैं जो कि अपना अलग अलग मत दिया है, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, लेकिन ऑथेंटिक जो होता है या फिर जो पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या दिया है, उन्होंने क्या नामकरण किया और क्या उन्होंने समय सीमा दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया है, और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम तक है। आइए देख लेते हैं आगे। दूसरा नंबर है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, और पूर्व काल मध्यकाल का जो समय सीमा है अर्थात भक्ति काल का जो समय सीमा है वो है संवत 1375 से 1700 तक। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नंबर 3 है, यह है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया हुआ है, और इसका जो है संवत 1700 से 1900 तक इसका समय सीमा है। और लास्ट जो है चौथा नंबर आधुनिक काल, और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है दोस्त। और जो गद्य काल है ये इसका जो समय सीमा है 1900 से अब तक का है। तो देख लेते हैं वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और वीर गाथा काल को आदिकाल के भी नाम से जाना जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, और गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जा सकता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एग्जाम में पूछ देता है अक्सर ये कि इसका समय सीमा क्या है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। जहां पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको नजर आता है, समझ में नहीं आता है, आप तुरंत कमेंट कीजिए और आपका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। लेकिन दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ देखिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टडी चैनल्स हैं उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है इसका लाभ वो भी उठा सके। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटे के बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरू करूंगा अब आदिकाल से। आदिकाल के बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया है। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो है आदिकाल। आदिकाल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। नंबर 2 है चारणकाल। चारणकाल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारणकाल नाम दिया हुआ है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, चाहे आपका वो टेट हो, सी टेट हो, बी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी, कोई भी हिंदी से संबंधित यदि आप एग्जाम देते हैं तो गारंटी इसमें से एक प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न वही है जो कि चुनिंदे हैं, और आप एग्जाम में सीधे इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, राम कुमार वर्मा जी ने चारणकाल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम बीजक काल
बीजक काल या बीज बौपन काल बोलते हैं। तो बीजक काल कह सकते हैं या बीज बौपन काल बोल सकते हैं। ये नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। किसका? आदिकाल को ही इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो फ्रेंड्स आदिकाल ही है, लेकिन आदिकाल को 5 विद्वानों ने 5 अलग अलग नाम दिया है। देख लेते हैं फिर से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहे, राम कुमार वर्मा चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बौपन काल या बीजक काल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो आइए हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं कि अब आदिकाल के कुल कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि या लेखक जो भी है वो कौन कौन से हुए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख्य रूप से दोस्त इसमें आदिकाल के जो मुख्य कवि हैं अमीर खुसरो जी हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं, नरपति नाल हैं और जगनीक हैं। तो यदि मुझे पता है कि बहुत से लोग इन लोगों की रचनाओं को याद करने में भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से आप 5 लोगों का नाम और 5 लोगों की रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे आदिकाल के मुख्य कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, देखते हैं कि आदिकाल के जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है, आसान ट्रिक है कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। तो दोस्त देखिए, अमीर से अमीर खुसरो जी हो गए, चंद से क्या होगा? चंद्रबरदाई, विद्या से क्या होगा? विद्यापति, नाले में से नौ जो है, नौ से होगा नरपति नाल, और गिरना जो गिरे लिखा है गी से जगनीक आपका हो गए, जा गिरे जगनीक। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रिक है कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे, तो अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे से आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि आदिकाल के कौन कौन से कवि हुए। तो इसमें से इन लोगों की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं फ्रेंड्स वो मैंने लिख दिया है। इनको आइए हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि अगर मैं कहूंगा आपको यकीन नहीं होगा, बार बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल से यदि प्रश्न उठता है तो पहले पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो आदिकाल से संबंधित है, या पूछेगा इसमें से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो आप इनका नाम याद कर लेंगे। नाम याद करने के लिए सबसे आसान तरीका अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। दूसरी बात पूछता है कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी है, या विद्यापति की रचना, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, पूछ देता है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए महत्वपूर्ण रचना है अमीर खुसरो साहब की पहेलियां, मुकरियां, खालिक बारी और नजराना ए हिंद। नजराना ए हिंद, ठीक है, नजराना ए हिंद, ये लिखा हुआ है अमीर खुसरो साहब ने। अमीर खुसरो को हिंद ए तोता, तोता ए हिंद कहा जाता है, आपको पता है। तो अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक पहेलियां, खालिक बारी, नजराना ए हिंद, ठीक है। तो ये पहेलियां और मुकरियां लिखने में माहिर थे। और आइए हम देख लेते हैं चंद्रबरदाई की रचना। चंद्रबरदाई जी की एक रचना पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य के इतिहास का ये पहला महाकाव्य है। याद रखिएगा, पूछ देता है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति, विद्यापति की ये 3 जो रचना है महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न पूछता है कि पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। तो विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और प्रश्न भी अच्छे लग रहे होंगे। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आइए देखते हैं नरपति नाल की रचना। नरपति नाल जो है इन्होंने बीसल देव रासो की रचना इन्होंने किया था। नरपति नाल विसल देव रासो। और जो विसल देव रासो है ये एक प्रेम कथा है दोस्त। क्या है? एक प्रेम कथा। प्रश्न में पूछ देगा कि विसल देव रासो, परमाल रासो
कीर्तिपता का पृथ्वीराज रासो, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो एक प्रेम कथा है? तो आप सीधे उत्तर देंगे विसल देवरासो एक प्रेम कथा है। विसल देवरासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जगनिक जगनिक जो है कौन सी रचना किया है इन्होंने? परमाल रासो की इन्होंने रचना किया है। और इन्हीं परमाल रासो में ही आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है। आपको पता है कि आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है, वो कहां पे मिलता है? वो परमाल रासो में। और परमाल रासो किसकी रचना है? जगनी की रचना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक जरूर किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।